राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। कल राजस्थान के हाई कोर्ट में उन 19 विधायकों पर सुनवाई होनी है जिन्हें स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने नोटिस दिया है। अब इस पर क्या एक्शन हाई कोर्ट लेगा और उसके बाद क्या कार्रवाई स्पीकर करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। बहरहाल आज राजेंद्र गुड़ा ने बाहर आके अपनी बात कही तो वहीं पर आज अजय माकन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने वॉइस सैंपल नहीं देने को लेकर ये आरोप लगाया है कि सचिन पायलट कैंप भारतीय जनता पार्टी से मिला है और गजेंद्र सिंह शेखावत को जांच में पूरी तरह निष्पक्षता निभाते हुए केंद्रीय मंत्री पद से अपना इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान की सरकार को लेकर सत्ता का संघर्ष लगातार जारी है। जयपुर से लेकर दिल्ली के और गुड़गांव के होटलों तक लगातार सियासी उफान और बाड़ेबंदी का खेल वो लगातार चल रहा है। एक और फेयरमाउंट में सत्ता बचाने का संघर्ष है तो दूसरी ओर दिल्ली में अशोक गहलोत की सरकार को अपदस्थ करने का संघर्ष है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सियासी शतरंज पर कौन भारी पड़ेगा, ये तमाम बातें अपनी जगह है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गतिविधियां इतनी तेज है, उठापटक इतनी तेज है कि अजय माकन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। उन्होंने कहा कि वॉइस सैंपल देने को लेकर बीजेपी के नेता, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री, आनाकानी कर रहे हैं। अगर वो निर्दोष हैं, अगर वो पूरी तरह अपनी बातों पर खरे हैं, तो क्यों वॉइस सैंपल नहीं दे रहे। एसओजी की टीम को दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस अपनी ताकत के बलबूते रोक रही है, उनको कानूनी कार्रवाई नहीं करने दे रही और वॉइस सैंपल लेने के लिए जो टीम गई थी उसको लेकर दबाव बना रही है। अगर भंवर लाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत तीनों ही अपनी बात पर खड़े हैं तो क्यों वो वॉइस सैंपल नहीं देते। अजय माकन ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस्तीफा भी मांगा है, जिससे जांच कार्य में कोई बाधा नहीं हो और निष्पक्ष तौर पर जांच कार्य चल सके। बहरहाल ये जरूर है कि अशोक गहलोत कैंप इस पूरी गतिविधि पर लगातार नजरें टिकाए हुए है और फ्लोर टेस्ट को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तौर से पुरजोर मांग सामने नहीं आई है। हास्य व्यंग, लूडो और शतरंज, अंताक्षरी, फेयरमाउंट होटल में विधायकों के बीच अभी यही तमाम कुछ घट रहा है। खेल कई तरह के हो रहे हैं, लेकिन विधायकों का मन और मस्तिष्क उधर ही है जिधर होना चाहिए। मतलब साफ है कि सत्ता रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। एकजुटता साफ तौर पर अशोक गहलोत कैंप की नजर आ रही है। कांग्रेस का विधायक दल इस वक्त स्ट्रांगली फेयरमाउंट में डेरा डाले हुए है, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली से जो बगावत हो रही है उसको कितनी कमतर माना जाए या मजबूत माना जाए, इसे लेकर अशोक गहलोत कैंप सचेत और सतर्क है। निगाहें टिकी है हाई कोर्ट पर। कल सामने आ जाएगा कि हाई कोर्ट क्या चाहता है। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया। सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर कल सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती के साथ जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ सुबह 10 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है इस पूरे मामले में कि शुक्रवार को जब दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पक्ष रखा था, जिनका न्यायालय समय पूर्ण हो जाने के पश्चात उनकी बहस अधूरी रही थी, जिनके द्वारा कल सुबह फिर से एक बार बहस शुरू की जाएगी। इस पूरे मामले में जहां एक और
सचिन पायलट ग्रुप के अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस अनुसूची 10 के प्रावधानों के तहत नहीं है, क्योंकि ये सदन से बाहर की कार्रवाई है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और ये पूरी तरह एक पार्टी के अंदरूनी मामला है जो कि विधायकों ने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपने नेतृत्व को लेकर अपने हाईकमान के सामने आवाज़ उठाई थी। वहीं दूसरी तरफ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो जवाब पेश किया गया उसमें साफ तौर से कहा गया है कि ये जो मामला है पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार का है और उन्होंने अनुसूची 10 के तहत ही ये नोटिस जारी किया है और कोर्ट जो है विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तीसरा पक्ष जो इस मामले में महेश जोशी की ओर से एप्लीकेशन दायर की गई थी, महेश जोशी की एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, जिससे उनके साथ ही उन्होंने स्वीकार करते हुए जब उनको जवाब देने के लिए समय दिया गया, शनिवार की शाम 6 बजे तक उनकी ओर से भी जवाब पेश कर दिया गया। महेश जोशी की ओर से साफ तौर से कहा गया कि जो नोटिस की सबसे बड़ी कमी थी, यानी कि 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए लेकिन 3 दिन का नोटिस दिया है, वो भी अब कमी पूर्ण हो गई है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की जो कार्रवाई है उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता और याचिका प्रीमेच्योर होने के चलते उनको खारिज किया जाना चाहिए। इस पूरे बहस के बाद अब सोमवार यानी कि कल सुबह 10 बजे इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सभी की निगाहें अब राजस्थान हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर रहेगी कि आखिर इस पूरे मामले में सचिन पायलट ग्रुप के जो विधायक हैं उनको राहत मिलती है या फिर विधानसभा अध्यक्ष जो कि एक तरह से कह सकते हैं सरकार का पक्ष भी हैं उनको राहत मिलती है और उनके क्षेत्राधिकार मानते हुए कोर्ट याचिकाओं को खारिज कर देती है। कुछ भी हो, दोनों ही मामलों में अगर कोई भी जैसा कि अंदेशा है सभी को कि कानूनी जानकार भी मानते हैं कि किसी के भी पक्ष में अगर फैसला आता है दोनों ही पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर भरतपुर में भी राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। आज जहां कांग्रेसियों ने बैठक आयोजित कर एकजुटता दिखाने का प्रयास किया, तो वहीं कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने भी बैठक आयोजित कर कांग्रेस का इस शह और मात के खेल में पूरा साथ देने का प्रस्ताव लिया है। मथुरा रोड स्थित श्री राम मैरिज होम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जहां नए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की नियुक्ति पर कांग्रेसियों ने खुशी जताई। साथ ही 3 प्रस्ताव भी बैठक में लिए गए। पार्षद सतीश सोगरवाल ने बताया कि बैठक में प्रस्ताव लिए गए कि भरतपुर को एनसीआर का लाभ दिलाया जाए, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम में सुधार व गुड़गावा कैनाल को पानी लाने की मांग रखी है। कांग्रेस की बैठक में पार्षद व पूर्व शहर अध्यक्ष संजय शुक्ला, दाऊदयाल जोशी, मनोज शर्मा, अशोक लवानिया, भगवत कटारा, पूर्व शहर अध्यक्ष रमेश पाठक आदि मौजूद रहे। इधर दूसरी ओर मिलन मैरिज गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल की बैठक जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई और बैठक में प्रस्ताव लिया गया कि राज्य में चल रहे सियासी घटनाक्रम में राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस का पूरा साथ देगी। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संतोष फौजदार ने बताया कि भाजपा करोड़ों रुपया खर्च कर सरकार गिराने का प्रयास कर रही है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के इन मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। बीते 2 दिनों में ही कोरोना संक्रमण के 100 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचने के बाद कोटा में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट के हालात बनते जा रहे हैं। सियासी उठापटक के बीच लगातार जयपुर प्रवास पर चल रहे विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने भी अजगर नगर कोटा के हालातों की समीक्षा की है और कोटा में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का उपचार करने की स्वीकृति मिलने के बाद धारीवाल ने डोनर से भी आगे आकर के प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। इस बीच शाम को ही कांग्रेस समर्थित संगठन हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना के पास पहुंच गए और सक्सेना को 1.5 से 2 दर्जन प्लाज्मा डोनर्स की सूची सौंप डाली। सक्सेना ने कहा है कि फिलहाल जो भी डोनर सामने आ रहे हैं उनका पहले कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और बाद में उनका प्लाज्मा लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी के लिए परमिशन मिली है। प्लाज्मा कलेक्शन की परमिशन तो हमारे ब्लड बैंक में एमबीएस में पहले से ही थी,
जो हाड़ौती विकास मोर्चा के राजेंद्र सांखला ने जो मुहिम चालू करी है, आज मुझे पता चला करीबन 25 से एक व्यक्ति इन्होंने तैयार किए हैं। कल एक पहला बैच आपसे अभी बात हुई है कि कल वो आएंगे और उसमें डॉक्टर साकेत गोयल भी होंगे। उनका पहले हम कोरोना टेस्ट कराएंगे। आपको बता दें कि जयपुर और जोधपुर के बाद प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का उपचार करने वाला मेडिकल कॉलेज कोटा राजस्थान का तीसरा शहर है और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि इस थेरेपी के अभी तक के परिणाम करीब सटीक साबित हुए हैं। ऐसे में कोटा में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का उपचार शुरू करने को लेकर के उत्साह का माहौल बना हुआ है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव कौर। कोरोना का संकट जोधपुर में लगातार गहराता जा रहा है। आज के दिन की बात करें तो जो 3 लोगों की मौत हुई है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जोधपुर में अब तक 4,667 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जोधपुर के करवड़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने आत्महत्या की। बाद में जब जांच कराई तो पता लगा कि वह पॉजिटिव थी। यही नहीं, जिस तरीके से लूनी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने ट्रेन से कटकर जान दे दी, जब उसका चेकअप कराया तो वह भी कोरोना पॉजिटिव निकला। इसी तरह जोधपुर के टाउन हॉल के बाद एक व्यक्ति घायल हो गया था, अस्पताल में मौत हो गई और जब चेक कराया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कुल मिलाकर के अब तक जोधपुर में 81 लोगों की मौत कोरोना पॉजिटिव आने के साथ हुई है। और उधर लगातार जिस तरीके से रोगी बढ़ रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं, लगातार जांचें हो रही है, उसको कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से भी देखा जा रहा है कि जितनी अधिक जांचें होंगी उतने अधिक मरीज बाहर आएंगे तो उनका इलाज हो पाएगा और कहीं ना कहीं राहत भी मिल सकेगी। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे उतने अधिक लोगों की जांच होने के बाद में कम से कम जोधपुर को कोरोना से मुक्त किया जा सकेगा। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पारीक। बीकानेर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 72 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बीकानेर में अब तक 1408 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। जिन एरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ गंगा शहर क्षेत्र में करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले को लेकर आज परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना लगा दिया और शव उठाने से इनकार किया। पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका के नेतृत्व में परिजनों ने धरना लगाया और निजी विद्युत कंपनी के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा देने, लोहे के विद्युत पोल हटाने और दोषी विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद निजी विद्युत कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वार्ता की। मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात पर सहमति बनी और धरना उठाया गया। परिजन मृतक का शव लेने को राजी हुए। इस वार्ता के दौरान एडीएम सिटी सुनीता चौधरी और एडिशनल एसपी पवन मीणा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कल गंगाशहर थाना क्षेत्र के चांदमल जी बाग के पास करंट लगने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नवीन जोशी। भीलवाड़ा में सड़क सुरक्षा के नाम पर केवल बातें बैठकों और सड़क सुरक्षा के सप्ताहों तक ही सीमित रह रही थी। यही वजह है कि सड़क हादसों में बढ़ने का क्रम लगातार जारी था और बढ़ते हुए सड़क हादसों के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए बीतों दिनों भीलवाड़ा पुलिस ने कुछ गंभीर प्रयास शुरू किए हैं। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के नेतृत्व में चलाए जा रहे हेलमेट अभियान के तहत अब भीलवाड़ा पुलिस को खासी सफलता मिलने लगी है। खास तौर से कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में ट्रैफिक इंचार्ज पुष्पा काछोटिया के नेतृत्व में हेलमेट के बिना चलने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस सख्ती के चलते कुछ सिरफिरे लोग अब बेवजह माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को अजमेर तिराहे पर सामने आया, जहां पर बिना हेलमेट के 3 सवारियों के साथ बैठ के जा रहे एक युवक को जब ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने रोका तो वहां पे बिफर गया और चालान कटवाने के बजाय उसने अपने कपड़े उतारकर हंगामा खड़ा कर दिया। काफी संख्या में लोग जमा हो गए। लाख प्रयास के बाद में भी युवक को पुलिस ने नहीं छोड़ा और उससे 1000 रुपए का चालान वसूला। अब देखना ये होगा कि इस तरह की घटनाओं के बावजूद क्या ट्रैफिक पुलिस और भीलवाड़ा पुलिस का ये हेलमेट के लेकर अभियान जारी रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। उदयपुर संभाग का रुख करते हैं। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय दीक्षित। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज एक कोरोना संक्रमित की मौत होने और 2 नए पॉजिटिव होने के बाद अब कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 157 तक पहुंच गया है। साथ ही जिले में आज एक एम्बुलेंस और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई,
जिसमें पिकअप चालक और एम्बुलेंस पायलट सहित 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्रतापगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों जेल में कोरोना के विस्फोट के बाद लगातार जो कोरोना संक्रमित हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज छोटी सादड़ी सब जेल में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। साथ ही शहर के एरियापति रोड पर एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस तरह जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 157 तक जा पहुंची है और इनमें से 2 की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें से 112 रिकवर हो चुके हैं। राहत की बात यह रही कि आज 789 सैंपलों की रिपोर्ट आई थी, जिसमें केवल 2 कोरोना संक्रमित पाए गए। कुल मिलाकर जिले में जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। इसी के साथ आज दुर्घटना की सूचना मिलने पर प्रतापगढ़ से 108 एम्बुलेंस देवाग माता की ओर जा रही थी, तभी हनुमान घाटी के निकट सामने से आ रहा एक पिकअप वाहन और एम्बुलेंस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप चालक और एम्बुलेंस का जो पायलट था मनोहर लाल धोबी उस सहित लगभग 8 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को निजी एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर इनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी जो ये घायल है यह भी देवाक माता से दर्शन कर लौट अपने गांव चरी टापरी लौट रहे थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुके